विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को देखने के लिए हम क्रियाकलाप करेंगे। इसमें लोहे की 3 कीलें लेंगे, उसमें से एक को स्वतंत्र रूप से रखेंगे और 2 कीलों को इस प्रकार परख नली में कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कीलों को डुबाकर 30 मिनट के लिए रखेंगे और उनका अवलोकन करेंगे। वहीं जब आप देखेंगे, जब आप इस क्रियाकलाप के पश्चात 30 मिनट पश्चात अवलोकन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो लोहे की कील कॉपर सल्फेट में डूबी हुई थी वह हल्की भूरी हो जाएगी और जो लोहे की कील है वह साधारण जो लोहे की कील है जिसे हमने कॉपर सल्फेट में नहीं डुबाया था वो वैसे की वैसे रहेगी। वहीं जो कॉपर सल्फेट का विलयन था वह पहले थोड़ा नीला रंग दिखाई दे रहा था, परंतु जब हमने उसमें लोहे की कील डाली तो उसका रंग फीका हो गया। यह अभिक्रिया हमें दिखाता है कि किस प्रकार यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे यहाँ लोहे की कील थी, उसे कॉपर सल्फेट में डुबाया गया तो वह आपस में अभिक्रिया करके FeSO4 और Cu अर्थात कॉपर का निर्माण करते हैं। यहाँ जो लोहा है उसने CuSO4 में से कॉपर को मुक्त किया और जो लोहा था वह सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बना लिया। तो इस अभिक्रिया में लोहे ने कॉपर को उसके यौगिक कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया। इसीलिए इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ विस्थापन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण हैं Pb + CuCl2, PbCl2 + Cu। यहाँ भी Pb ने Cu को विस्थापित कर दिया है। उसी प्रकार Zn2AgNO3, ZnNO3 twice + 2Ag। तो यहाँ 2Ag और यहाँ से जो जिंक है इसने 2Ag को विस्थापित कर दिया है। इन अभिक्रियाओं के उदाहरण से हमें पता चलता है कि आयरन और लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं। अर्थात हम यहाँ पे क्रियाशीलता को बता सकते हैं। जो तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है वह अधिक क्रियाशील होता है। इसलिए आयरन और लेड ने कॉपर को विस्थापित कर दिया है तो आयरन और लेड कॉपर से अधिक क्रियाशील हैं। वहीं जिंक ने सिल्वर को या Ag को विस्थापित कर दिया है तो जिंक जो है वो सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्रियाकलाप 2 में हमने देखा था कि सफ़ेद रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय है। इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। अभिक्रिया 2 कौन सा था? जिसमें मैग्नीशियम को हमने हवा में जलाया था तो उससे सफ़ेद रंग का अवक्षेप बन रहा था। तो इसी सफ़ेद पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। यह जल में हमेशा अविलेय होता है। इस अभिक्रिया में सोडियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड मिलाने पर बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। जिस प्रकार वहाँ मैग्नीशियम का सफ़ेद अवक्षेप मिल रहा था वैसे ही यहाँ पे सोडियम सल्फेट में बोरियम क्लोराइड मिलाने पर बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। इसकी अभिक्रिया इस प्रकार होगी Na2SO4 + BaCl2 BaSO4 और 2NaCl। यहाँ आप देखेंगे कि Na जो है वह Cl2 के साथ क्रिया कर लिया और SO4 जो है वो बेरियम के साथ क्रिया कर लिया। तो इस प्रकार NO2 और Ba दोनों का ही विस्थापन हुआ। इसलिए इस प्रकार की अभिक्रियाओं को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि Ba2+ आयन की SO4- आयन के संयोजन से BaSO4 अवक्षेप का निर्माण होता है और एक और अन्य अनुपात हमको Na+ और Cl- आयन के जुड़ने से प्राप्त होता है जो हमारा NaCl है। ये अभिक्रियाएं जिन अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उनमें से एक विपरीत आयनों का युग्म विलयन से अलग हो जाता है। इसे ही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन के अम्ल के अन्य कुछ उदाहरण हैं जैसे लेड नाइट्रेट विलयन को जब पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में डालते हैं तो Pb और I आपस में क्रियाशील होकर यौगिक बनाते हैं PbI2 और उसी प्रकार
पोटेशियम और NO3 आपस में मिलकर KNO3 बनाते हैं। दूसरा उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाते हैं तो Na और Cl आपस में मिलकर NaCl तथा HOH आपस में मिलकर H2O का निर्माण करते हैं।